हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच सीसीएस 2023 के पूछे गए कुछ जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तो चलेगा अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर के नारायण इज द ऑथर ऑफ डैश। आर के नारायण जो है वो निम्नलिखित में से किस नॉवेल के बुक के राइटर हो गए हैं, ऑथर है बताना है आपको। ये एमटीएस पे पूछा गया है टायर 1 में 2023 का 5 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ। द गाइड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, गोदान, अनटचेबल। अनटचेबल तो जो है ये मुल्कराज आनंद की बुक हो गई है। अनटचेबल मुल्कराज आनंद की बुक है अनटचेबल तो। और गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक हो गई है। गोदान तो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ये प्रेमचंद की बुक है। और द गाइड जो है ये आर के नारायण की बुक हो गई है। और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ये आप सबके लिए क्वेश्चन मार्क हो गया। कमेंट में जरूर आप सबको बताना है कि बुक किसके द्वारा लिखी गई है। आर के नारायण की कुछ पुस्तक है जो आप सबको याद कर लेनी है भाई। कौन सी बुक है मेरे साथ फटाफट से याद कीजिएगा। सबसे पहले क्या बताया था, बैचलर ऑफ आर्ट बुक किसकी है, आर के नारायण की बुक हो गई है। बैचलर ऑफ आर्ट करने के बाद किसकी आवश्यकता होती है, गाइड की आवश्यकता होती है, जो आप सबको बताएगा कि आगे तैयारी करनी है या पढ़ाई और आगे अपने एकेडमिक जारी रखनी है। तो द गाइड, अब गाइड कौन होते हैं, गाइड होते हैं स्वामी यानी आपके घर वाले, या फिर कौन होते हैं आपके फ्रेंड। तो स्वामी एंड फ्रेंड बुक किसके द्वारा लिखी गई है, आर के नारायण। अब इनसे राय अच्छी खासी मिल गई, गाइडेंस मिली प्रॉपर और बन गए क्या, इंग्लिश टीचर। तो द इंग्लिश टीचर बुक भी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इंग्लिश टीचर। ये भी आर के नारायण की पुस्तक हो गई है, इंग्लिश टीचर। और जब जॉब मिल गई है तो क्या बांटनी है, मिठाई। तो द वेंडर ऑफ स्वीट्स नामक बुक के लेखक भी कौन है, द वेंडर ऑफ स्वीट। तो ये बुक भी जो है आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो ये 5 बुक आप सबको बता दी है आर के नारायण की, जो आप सबको ध्यान रख लेनी है और अक्सर यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके राइटर के साथ गोदान भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, प्रेमचंद की बुक हो गई है गोदान। और अनटचेबल जो है मुल्कराज आनंद की बुक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद डैश लिटरली मीन्स डांस ऑफ द इंचेंटर्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग इन द इंडियन क्लासिकल डांस रेपर्टरीज। डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे प्रभावशालियों में से एक है। यानी ये क्लासिकल डांस में से एक हो गया है। अकादमी की तरफ से क्लासिकल डांस 8 पढ़ के आते हैं, जबकि भारतीय कला और सांस्कृतिक मंत्रालय ने जो है छऊ को भी क्लासिकल यानी सांस्कृतिक डांस की सूची में शामिल कर दिया है, शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल कर दिया है। इसे कई बार सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य छऊ, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां से पूछा हुआ है जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली और भरतनाट्यम। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम, इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो आंसर होगा केरल से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है, ये भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित हो गया है। मोहिनीअट्टम के जनक के रूप में किसका नाम आता है, तो आप सबका आंसर होगा कल्याणी अम्मा। क्या नाम बताया, कल्याणी अम्मा को मोहिनीअट्टम की जनक के रूप में याद किया जाता है। एक ये पॉइंट ध्यान रख लेना है। इसके अलावा इसके कुछ डांसर में कुछ नाम आप सब याद रख सकते हो। श्रीदेवी, श्रीदेवी का नाम भी आता है। रागिनी देवी का नाम भी ध्यान रख सकते हो, श्रीदेवी है, रागिनी देवी है, इनका नाम भी ध्यान रख लेना है। इसके साथ साथ जो है जयप्रभा मेनन, जयप्रभा मेनन का नाम भी आप सबको जरूर ध्यान रख लेना है। ये भी जो है मोहिनीअट्टम डांसर हो गए हैं जो एग्जाम में आप सबसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य से हो गया है दोस्तों, तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु राज्य का है क्लासिकल डांस, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। इस नृत्य के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो इसकी उत्पत्ति एक हार्य नृत्य से हुई, एक हार्य नृत्य के रूप में भी इसे जाना जाता है। प्राचीन समय में मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था, तो दासियट्टम या सादिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके नाम को आगे लाने का श्रेय किसे जाता है, तो कृष्ण अय्यर, कृष्ण अय्यर ने जो है भरतनाट्यम नाम गढ़ा। तो इनके लिए आप सब जो है ये कुछ पॉइंट यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसमें वर्णम के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान रख लीजिएगा, वर्णम, ठीक है भैया। कथकली जो है ये भी किस राज्य का एक क्लासिकल डांस है, तो आप सबका आंसर होगा ये केरल राज्य का क्लासिकल डांस है।
कुचिपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल डांस है? आंध्र प्रदेश का। किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है? तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो गया है कुचिपुड़ी नृत्य। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस नृत्य के ज्यादातर जो डांसर होंगे उनके नाम के साथ आपको रेड्डी मिलेगा, रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। तो जब नाम के साथ आपको रेड्डी मिले तो आप सबका आंसर किस पे जाना चाहिए? कुचिपुड़ी पे। जब नाम के साथ आपको महाराज मिले तो आप सबका आंसर जाना चाहिए कथक के साथ। जब किसी के नाम के साथ आपको चरण या महापात्र मिलेगा तो ओडिसी आप सबका आंसर होगा। गुरु मिले, गुरु बिपिन सिंह, गुरु आतम सिंह, गुरु अमली सिंह, तो ये आप सबके मणिपुरी के क्लासिकल डांसर हो गए हैं, मणिपुरी क्लासिकल डांसर। ये भी आप सब कुछ इस तरीके से भी इनको याद रख सकते हो। कुछ एक नृत्य के नाम आप सबको यहाँ से याद हो जाएंगे। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद ये पीडीएफ जो है आप सबको एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। एसएससी लॉयल क्लासेस, ये टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, और इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, आप सब सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जहां पे आप सबको जो है पीडीएफ मिलेंगी। टीसीएस के 2023 के सभी क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इनकी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दी गई है, अपलोड के साथ पिन की गई है। जरा टेलीग्राम को विजिट कीजिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि टीसीएस लगभग एसएससी के एग्जाम पैटर्न को अगर देखा जाए तो 80% तक आप सबको प्रीवियस क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन तो मोस्ट है भाई, इनको जरूर आप सबको तैयार कर लेना है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डायरेक्टर ऑफ कथक केंद्र एंड आल्सो ओपनड हिज ओवन डांस स्कूल नेम्ड कला आश्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्या लिखता है हिंदी में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कला आश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी खोला था। कला आश्रम के नाम से अपना स्वयं का नृत्य जो है विद्यालय भी इन्होंने खोला। नाम पंडित लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अक्षर महाराज। तो महाराज जिनके नाम के साथ होगा आप सबका आंसर होगा कि वो सभी जो हैं वो किस क्लासिकल डांस से संबंधित हैं, तो ये कथक डांसर हो गए हैं, कथक नर्तक हैं, कथक डांसर हैं, जिनके नाम के साथ आपको मिले। तो इसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है? पंडित बिरजू महाराज। तो आंसर क्या कर दीजिएगा? पंडित बिरजू महाराज जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? तो लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से संबंधित हो गए हैं। तो लखनऊ घराना ध्यान रख सकते हो आप सब, यहाँ पे लखनऊ घराना हो गया है इनका। कुछ और आप सब कथक डांसर में नाम आगे ऐड कर सकते हो, जिसमें भारत की सरकार कहां से चलती है? यूपी से चलती है। तो क्या नाम बताया आप सबको? मालविका सरकार का नाम भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों मालविका सरकार, इसके साथ साथ जो है भारत की सरकार मैंने बोला ना, ये भरतनाट्यम डांसर भी है, भरतनाट्यम डांसर भी हो गई है मालविका सरकार, ये भी आप सबको ध्यान रखना है। कुछ और पॉइंट आप सब इसके साथ ऐड कर लीजिएगा। रोशन कुमारी, क्या नाम बताया? रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये कथक डांसर हो गए हैं। इसके साथ कुछ और नाम ध्यान रख सकते हो आप सब। शोभना नारायण, क्या मेरे भैया? शोभना नारायण, शोभना नारायण हो गए हैं। इसके साथ कुछ और पॉइंट और ऐड करते हो तो वो भी ध्यान रख लीजिएगा, जैसे सितारा देवी, सितारा देवी, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और कुमुदनी लाखिया का नाम भी ध्यान रखिएगा, DHI, कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी, ये किस नृत्य से संबंधित हो गए हैं? तो ये भी आपके कथक डांसर हैं। क्या नाम बताए? पंडित लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अक्षर महाराज, मालविका सरकार और मालविका सरकार। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे रोशन कुमारी, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, सितारा देवी, कुमुदनी लाखिया किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, नाम है कथक। चलो आगे बढ़ते हैं। कथक आप सबको पता किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से हो गया है। और कथक किस संगीत शैली से संबंधित है? तो आप सबका आंसर क्या होगा? ये हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद फिर देखिए प्रैक्टिस करनी है आप सबको, बार बार प्रीवियस क्वेश्चन को लगाना है, तब आप इन चीजों को बेहतर बना पाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप सबको ये भी बताया था कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा, तो उनकी भी वीडियो आप सब कम से कम वो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। ये जब रिवीजन का टाइम आए तो वहां से थ्योरी को भी पढ़ सकते हैं, थ्योरी की बुक भी मैंने आप सबको बताई, और प्रीवियस क्वेश्चन भी आप सब लगा सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की मैराथन क्लास जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सब जो सभी मैराथन क्लास देख सकते हैं, जीएस की सब्जेक्ट वाइज, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। लाइमस्टोन इज अ टाइप ऑफ टेस्ट। चूना पत्थर जो है किसका एक प्रकार है? चूना पत्थर किसका प्रकार है? कायांतरित चट्टाने हैं, वॉल्केनिक है, सेडिमेंट्री है, इग्निशियस है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से निकल के आता है फॉर्मेशन ऑफ रॉक का। फॉर्मेशन ऑफ रॉक, फॉर्मेशन ऑफ रॉक, उत्पत्ति के हिसाब से चट्टानों के प्रकार कितने हैं? उत्पत्ति के हिसाब से सबसे पहले आप सबको बताया हुआ है कि एक है टाइप आप सबका इग्निशियस रॉक हो गया है। इग्निशियस को हिंदी में क्या कह देते हैं? इग्निशियस, इसको हिंदी में आग्नेय चट्टाने बोल दिया है। हिंदी में क्या कह दिया है? आग्नेय चट्टाने। दूसरे नंबर पे आप ध्यान रखोगे, दूसरे नंबर पे आता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री को क्या कह दिया भाई? अवसादी चट्टाने। सेडिमेंट्री है अवसादी। तीसरे नंबर पे जो है आपका मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक, तो जो मेटामॉर्फिक है इसे क्या कह दिया है हिंदी में? इसे कह दिया है कायांतरित चट्टाने। कायांतरित चट्टाने। अब मेरे साथ ध्यान से समझिएगा, उत्पत्ति के हिसाब से ये तीन ही है और मैंने आप सबसे बताया हुआ है कि यहाँ पे 4 कुल एग्जांपल आप मेरे साथ याद कर लीजिएगा और आप सबका काम चल जाएगा। यानी टीसीएस ने मैक्सिमम जितने आप सबसे यहाँ से पूछे हैं ना इस टॉपिक से, फॉर्मेशन ऑफ रॉक से, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनाए हैं। बस वो 4 एग्जाम्पल के साथ आप इनको याद कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना है आप सबको कि इग्निशियस यानी जो आग से बनी है, यानी जो धरती के नीचे से जो लावा निकला है और ठंडा होने के बाद उसने एक हार्ड स्ट्रक्चर का रूप ले लिया, उसको आग्नेय चट्टान बोल दिया गया। जो आग से बनी चट्टान वो आग्नेय चट्टान। एक छोटे से नाम के साथ आप समझने की कोशिश कीजिएगा, लावा। अब यहां से चट्टान का एक एग्जाम्पल जो आप सबको याद रखना है एग्जाम्पल के रूप में, ये हो गया है ग्रेनाइट। ये क्या ध्यान रखना है? ये हो गया है आपका ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है भैया। दूसरा देखिएगा सेडिमेंट्री, जो सैंड से बना स्टोन है। कहने का मतलब है कि जो मिट्टी की गांठें, पेबल्स जो होते हैं वो एक हार्ड स्ट्रक्चर का रूप ले लेते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण, तो उस प्रकार जो पत्थर की उत्पत्ति हुई है उसको सेडिमेंट्री चट्टान कहते हैं। हिंदी में आएगा अवसादी चट्टान के नाम से इसको जाना जाता है। अब मैंने जैसे कहा सेडिमेंट्री, जो सैंड से बना स्टोन वो क्या कहलाएगा? वो सैंड स्टोन कहलाएगा। जो सैंड से बना स्टोन है वो क्या है? वो सैंड स्टोन है। दूसरे नंबर पे क्या ध्यान रखना है? ऐसा ही है लाइम स्टोन। लाइम भी चूना है, सैंड मिट्टी और लाइम चूना, चूना मिट्टी हो गई है। तो सैंड से बना स्टोन, सैंड स्टोन, सेडिमेंट्री का एग्जांपल। लाइम से बना है लाइम स्टोन, वो भी किसका? सेडिमेंट्री का। तीसरा देखिएगा, ये क्या कहता है इसकी डेफिनेशन कि जो इग्निशियस है और जो सेडिमेंट्री है इन दोनों में इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, प्रेशर और कंडीशन के कारण चेंजेज होके, यानी इन दोनों की काया ही बदल गई है, तो वही तो कहलाया कायांतरित चट्टान। यानी इग्निशियस आग्नेय और सेडिमेंट्री अवसादी की इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण, टेम्परेचर, प्रेशर के कारण उनके रंग रूप में, शेप, साइज में जो अंतर आया, एक नई ही आकार या नया ही काया ही बदल के आपके सामने आई, तो उसको कायांतरित चट्टान बोला गया। तो ये होती है भाई आपकी मेटामॉर्फिक। इस एम से याद रखोगे, इसका एग्जाम्पल मार्बल है। इसका एग्जाम्पल के रूप में क्या ध्यान रखना है इस एम से? मार्बल जो है इसका एग्जाम्पल है। हिंदी में कई बार संगमरमर कह देगा, तो वो इसका एग्जाम्पल है भाई। बस यहीं से आप सबका काम चल जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक चट्टान का टाइप है? ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? चूना पत्थर किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री किसका एग्जाम्पल, सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इस तरीके से पहला तो जो ये वाला है ये आपका वोल्केनिक रॉक नहीं है, इसको इग्निशियस बोलते हैं हम लोग। पहला तो ये गलत हो गया। ये 3 है। चूना पत्थर है, चूना पत्थर अवसादी का एग्जाम्पल हो गया है, यानी सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ से? बी। मैंने जैसा आप सबसे कहा ना कि टीसीएस के मैक्सिमम आपको बताया, बस इन चारों से ज्यादा आज तक तो पूछा नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आए हैं एग्जाम में, अब वो देखना है कि आपकी शिफ्ट में आता है कि नहीं आता है। लेकिन क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। ये वो क्वेश्चन है जो कि दिल्ली पुलिस या एसएससी के एग्जाम की किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसको जरूर पढ़ के जाना है अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ क्लास को, नेक्स्ट पे आओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स लोकेटेड इन विच स्टेट? नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम जो है, पहला तो इसने कह दिया कि कहां से होता है? अमरकंटक से होता है। तो अमरकंटक की पहाड़ियां जो है वो किस राज्य में है, ये पॉइंट आप सबसे पूछा है। कई जगह तो ये भी लिखा हुआ है बुक में, देखो कि ये अमरकंटक की पहाड़ियां हो गई हैं। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दोनों राज्य में है। छत्तीसगढ़, क्योंकि एक रेंज बोल दिया है ना, ज्यादातर ऐसा इसका किसमें हो गया? अमरकंटक जो है ये मेघालय का जो प्लेटू बोलते हैं ना, इसके सर्वोच्च या हाईएस्ट पीक हम लोग बोलते हैं मेघालय का पठार का अमरकंटक, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो मध्य प्रदेश राज्य में है। कहते हैं इसके उत्तर से, ये नॉर्थ अगर मैं बना दूं यहाँ पे, और अगर आप सबसे पूछा जाए कि भैया इसके उत्तर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो आंसर आएगा कि सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक के उत्तर से होता है। अब अगर मैं इस तरफ देखूं तो ये हो गया है पश्चिम, ये क्या हो गया है? ये वेस्ट। पश्चिम से किस नदी का उद्गम होता है? तो आंसर आएगा
नर्मदा नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। उत्तर से किस नदी का उद्गम होता है? उत्तर से होता है सोन नदी का। और नीचे आता है छत्तीसगढ़, तो कई बार लिखा होता है दक्षिण से, दक्षिण मतलब इसके नीचे की तरफ से, यानी छत्तीसगढ़ आप कह सकते हैं। तो यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? तो जो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी आप सब यूं कह सकते हैं, और इसके ऊपर जो है भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध भी स्थित है। तो आंसर है महानदी। तो यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? महानदी का उद्गम होता है, महानदी का उद्गम। ठीक है, पहला तो ये समझा। अब यहाँ से जो है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने मार्क कर दिया है यहाँ पे भाई, कि ये मध्य प्रदेश की हो गई है अमरकंटक की पहाड़ियां। तो ये भी निश्चित है कि कभी भी छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नर्मदा नदी की एक खास बात क्या है? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये भी पूछता है, पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। अब अगर ये पश्चिम की ओर बहती है तो भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। ये नदी कहां पे जाके गिरती है दोस्तों? तो ये अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदी है। अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदी हो गई है नर्मदा नदी, अरब सागर में जाके गिरती है। जरा मेरे साथ एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी नदियां अरब सागर में जाके गिरती हैं और कौन सी नदियां जो हैं आपके बे ऑफ बंगाल वाली नदियां हो गई हैं। कुछ इस तरीके से आप नीचे से प्रायद्वीपीय भारत को देख के आते हो, पेनिसुलर इंडिया को पढ़ के आते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं, ऊपर राजस्थान है, फिर नीचे आता है गुजरात, गुजरात, उसके नीचे पढ़ोगे महाराष्ट्र, उसके नीचे आएगा गोवा, फिर पढ़ के आते हो कर्नाटका, क्या पढ़ते हैं? कर्नाटक। उसके नीचे यहां से पढ़ के आते हैं हम लोग केरल, क्या पढ़ के आते हो दोस्तों? ये केरल हो गया है। यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, ये तमिलनाडु हो गया है, ये तमिलनाडु है। उसके ऊपर यहाँ पे पढ़ के आते हैं, ये पुदुचेरी है, ये क्या हो गया है? यहाँ पे पुदुचेरी हो गया। एक चीज क्लियर कर लेनी है आप सबको कि आप सबको जो है भौगोलिक पूरी की पूरी स्थिति जो है यहाँ से आपको पता होनी आवश्यक है। ये तटीय राज्य हो गए हैं। यहाँ पे कौन सा राज्य हो गया? आंध्र प्रदेश। उसके ऊपर जाओगे तो कौन सा राज्य हो गया है? उड़ीसा। और ऊपर जाते हो तो फिर कौन सा राज्य हो गया है? वेस्ट बंगाल हो गया है। ठीक है, कुछ आज की क्लास में कर लेते हैं नदियां, कुछ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी हम लोग इसको शामिल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा नीचे तो हम लोग क्या पढ़ के आते हैं, नीचे है हिंद महासागर, नीचे है हिंद महासागर, दक्षिण की ओर कौन सा है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर के उत्तर मतलब ऊपर वाला हिस्सा और पश्चिम मतलब इस साइड, उत्तर पश्चिम हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? इसको अरब सागर कहते हैं। तो यानी भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर स्थित हो गया है पश्चिम में। इस साइड हम लोग पढ़ के आते हैं तो क्या है? बंगाल है, तो बंगाल की तरफ क्या है? बे ऑफ बंगाल है, यानी यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल हो गई है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसा यहाँ पे लिखा कि अमरकंटक से होती है नदी का उद्गम, तो ये नदी जो है ऐसे गुजरात से होते हुए आती है। यानी मैं यहाँ पे आपको बताता चलूंगा भाई कि नर्मदा कौन सी नदी अरब सागर की तरफ आ रही है? तो एक नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पे आ रही है? अरब सागर में। उन्हीं की बात करेंगे फिलहाल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी। दूसरी नदी देखिएगा, महाराष्ट्र से एक नदी का उद्गम होता है और ये नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का नाम क्या है? गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, पेनिसुलर इंडिया। ठीक है, अब देखो इसका उद्गम, यानी कहने का मतलब मैं मैप तो इसलिए बनाना चाह रहा था कि यहाँ जो राज्य हैं, इन राज्यों की जो नदियां हैं वो तो नजदीक है, अरब सागर पड़ता है, तो इनका कहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे जाके गिरेगी? अरब सागर में। पर जैसे महाराष्ट्र में नदी है गोदावरी, तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र में, पर इसकी खास बात क्या है? ये सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय भारत की। अगर ये महाराष्ट्र से यहाँ पे गिर जाती तो आप मुझे बताओ क्या सबसे लंबी होती ना? इसलिए गोदावरी नदी कहाँ पे जाके गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अमरकंटक, अमरकंटक से जो है इसका उद्गम हुआ। अमरकंटक कहाँ पे हो गया है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे ये क्या है भाई? ये महाराष्ट्र का है, नासिक का त्रवणकोर गांव गा लीजिएगा, या नासिक लिख देता हूं फिलहाल के लिए। नासिक से इस नदी का उद्गम होता है। नासिक में जब कुंभ का मेला लगता है तो इसी नदी में शाही स्नान भी होता है।
इस नदी में शाही स्नान भी होता है। नर्मदा नदी यहाँ पे आके गिरती है, गोदावरी नदी यहाँ पे जाके गिरती है। अब हम लोगों ने एक बात करी थी कि भाई उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। तो महानदी भी कहाँ पे जाके गिरती है? फिर महानदी जाके गिरती है उड़ीसा। उड़ीसा से आगे, यानी ये भी नदी जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरने वाली नदी हो गई है। बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है ये नदी उड़ीसा के पास। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है और इसी के ऊपर हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध हो गया है, हीराकुंड बांध। गोवा जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है, मांडवी नदी। तो मांडवी नदी कहाँ पे जाके गिरती है? ये अरब सागर में। गोवा से ही पढ़ के आते हैं भाई, क्लब में क्या खेला जाता है? जुआ। तो जुआरी नदी जो है ये भी कहाँ पे जाके गिरती है? तो जुआरी नदी भी इधर अरब सागर में आके गिरने वाली नदी हो गई है। कर्नाटक में पढ़ के आते हैं हम लोग, कर्नाटक में है शरावती नदी। शरावती नदी जिसके ऊपर जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, तो ये भी कहाँ पे आके गिरती है? अरब सागर में। तमिलनाडु में हम लोग पढ़ के आते हैं कि भरत और जो लंका जाने से पहले जो है भरत और राम का मिलाप होता है ना, तो भरत पूजा के नाम से एक नदी है भरत पूजा। तो भरत पूजा नदी जो है ये भी कहाँ पे आके गिरती है? अरब सागर में आके गिरती है। पेरियार पूछेंगे, केरल की सबसे लंबी है, केरल की सबसे लंबी में पेरियार का नाम दे लिख लीजिएगा, पेरियार। और वेबनाड जो झील है वो केरल की सबसे लंबी झील है, तो पेरियार जो है ये भी यहाँ पे आके गिरती है भाई, ठीक है। उसके साथ साथ जो है साबरमती, साबरमती का उद्गम होता है राजस्थान से और ये गुजरात से होते हुए जो है ये साबरमती नदी भी यहाँ पे आके गिरती है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दिला दी आजादी, बिना तलवार बिना ढाल। तो यहां से आप समझेंगे कि साबरमती का उदय हुआ था कहां से? उदयपुर की पहाड़ियों से, यानी उदयपुर से साबरमती का उद्गम हुआ। उसके बाद राजस्थान गुजरात से होते हुए ये नदी कहां पे जाके गिरती है? अरब सागर में जाके नदी गिर जाती है। यहां से आज इस टॉपिक में तुम लोगों ने कितनी पढ़ लिया भाई? देखो, साबरमती एक, नर्मदा, फिर मांडवी, फिर ज्वारी, फिर शरावती, फिर भरतपूजा, फिर पेरियार। 1 2 3 4 5 6 और 7 नदियां हो गई हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। महानदी गोदावरी जो है ये कहां पे जाके गिरी है? दोनों ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरने वाली नदियां हो गई हैं, ठीक है। तो यहां से आज इतना इन टॉपिक को समझना, तटीय राज्यों को याद करना बिल्कुल क्रम के हिसाब से, अपनी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, और इनकी जो नदियां हैं वो यहाँ पे जाके फिर गिरेंगी, उनको आप सब जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चलो क्लास को आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद इसका आंसर हम लोगों ने यहाँ से कर दिया था ना, हाँ, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। देखिए, एक विल्सन पॉइंट में हम लोग पढ़ के आएंगे जहां से 5 नदियों का उद्गम होता है, जब हम लोग पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे, सह्याद्री। नेक्स्ट देखो, इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट एंड बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है? सबसे ज्यादा बाउंड्री भारत किसके साथ साझा करता है? तो आप सब जो है कुछ इस तरीके से ऊपर से पढ़ के आते हो भाई भारत को, ठीक है। और यहाँ नीचे से हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले तो वो राज्य लिख देता, देश लिख देता हूं जिनके साथ भारत की बाउंड्री लगती है। तो एक हो गया है अफगानिस्तान, यहाँ पे हो गया है पाकिस्तान, पाकिस्तान, इधर हो गया है चाइना, यहाँ पे है नेपाल, इधर हो गया है भूटान, और इधर हो गया है म्यांमार, म्यांमार, ये ध्यान रखना है। तो ये टोटल, तो अगर पूछे आप सबसे कि भारत के कितने देश बाउंड्री शेयर करते हैं भारत के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और जो इस क्वेश्चन में पूछा बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो ये 7 देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश के सहित। अब सबसे ज्यादा बाउंड्री भारत किसके साथ शेयर करता है? तो भारत सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। इसके लिए मैंने आप सबसे बताया हुआ है, बांग्लादेश के साथ क्या ध्यान रखोगे? एम, टीएम और बंगाल, एम, टीएम और बंगाल की बाउंड्री किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। टोटल भारत कितनी बाउंड्री शेयर करता है इनके साथ? तो 4096.7 किलोमीटर लंबी बाउंड्री भारत शेयर करता है। और भारत की किस राज्य की सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई है? तो पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा। ए से मतलब क्या हुआ, कैसे याद रखोगे? ए से सबसे पहले ए से असम हो गया है, उसके बाद एम से जो है इसको क्या ध्यान रखना भाई, ये मिजोरम हो गया है एम से। टी से तीनों ओर से घेर रखा है किसको? त्रिपुरा को।
और इस एम से क्या ध्यान रखना है, मेघालय जो बांग्लादेश के ऊपर स्थित है, किसकी बाउंड्री नहीं लगती है, ये भी बात साथ साथ बोल देना कि मणिपुर की बाउंड्री नहीं लगती है। मणिपुर के साथ बाउंड्री किसकी लगती है, तो मणिपुर के साथ म्यांमार की बाउंड्री लगती है। मणिपुर नागालैंड, मणिपुर नागालैंड मिजोरम और सबसे ऊपर हो गया है अरुणाचल। अरुणाचल, इनकी बाउंड्री जो है वो किसके साथ लगती है, म्यांमार के साथ। नेपाल के साथ भारत कितने किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है, तो 1751 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है। चाइना के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है, तो चाइना के साथ 3488 किलोमीटर बाउंड्री भारत शेयर करता है। पाकिस्तान के साथ कितनी बाउंड्री भारत शेयर करता है, तो 3323 किलोमीटर बाउंड्री जो भारत पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है, क्या है, मैकमोहन, तो ये कहां पे स्थित है, अगर पूछे आप सबसे तो ये आंसर कर देना है आपको कि मैकमोहन लाइन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मैकमोहन लाइन कहां पे हो गई है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो गई है मैकमोहन लाइन। आई होप यहां से चीजों को आप सब क्लियर कर पाए होंगे और बेहतर तरीके से समझ भी रहे होंगे। बाउंड्री बार बार प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो चीजें बेहतर होती चलेगी, ठीक है ना। ऊपर कौन सा राज्य है, लद्दाख, फिर क्या आता है, हिमाचल, उसके नीचे कौन है, उत्तराखंड, यहाँ पे यूपी बिहार और बंगाल। ये कौन सा है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है, इस राज्य का नाम है सिक्किम। यहाँ पे कौन सा है, अरुणाचल, उसके नीचे क्या आता है, यहाँ पे असम हो गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाएं फिर क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत किस राज्य के, किस देश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल के साथ टोटल कितनी है, 1751 है। बांग्लादेश के साथ कितनी है, 4096.7 है। पाकिस्तान के साथ कितनी है, 3323 है। चाइना के साथ कितनी है, 3488 किलोमीटर में ये बाउंड्री लगती है इन चारों के साथ। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ इसके बाद फिर। Who is the regulator of the microfinance institution in India? भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, MFI। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का विनियामक कौन करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, SBI और नाबार्ड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इन सबका नियामक कौन करता है भाई, RBI के द्वारा किया जाता है MFI का। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, तो 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना होती है। SBI की स्थापना कब होती है, तो 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई को SBI अपना स्थापना दिवस मनाता है। सेबी की स्थापना कब होती है, तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होती है और 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है, 30 जनवरी 1992 को। तो स्थापना में क्वेश्चन अगर पूछा ना तो 1988 वाला आया है। हालांकि ये बात में निश्चित है कि 88 और 92 दोनों वो ऑप्शन में नहीं देगा आप सबको। RBI से जो पूछा जा सकता है वो मेरे साथ याद कर लीजिएगा कि RBI से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आप सबसे पेपर में पूछे हैं। देखो फटाफट से RBI, सबसे पहले RBI से पूछेगा स्थापना कब हुई, जरा फटाफट से अगर आप सब देख पा रहे हैं वीडियो तो कमेंट कीजिएगा। स्थापना कब होती है RBI की, RBI का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब हुआ था, स्थापना, राष्ट्रीयकरण। RBI के पहले जो गवर्नर थे, गवर्नर पे पूछेगा भाई कि बताओ पहला गवर्नर कौन था। उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर का नाम क्या था, पहला भारतीय गवर्नर जो था कौन था। वर्तमान में गवर्नर जो है वो कौन है, वर्तमान गवर्नर, ठीक है, RBI से। और वो तो रॉयल कमीशन आपको पता। चलो 3-4 बातें यहां से बताओ मुझे। सबसे पहले पूछा हुआ है यहाँ पे कि स्थापना कब होती है RBI की, तो 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI की स्थापना होती है, 1935 में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है। पहले गवर्नर का नाम क्या था, सर ओसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न स्मिथ जो है RBI के पहले गवर्नर हुए थे। एक होता है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये दुनिया के अलग अलग देशों के जो केंद्रीय बैंक हो गए हैं उनके गवर्नर को दिया जाता है, गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर। ये पुरस्कार जो है 2015 में RBI के गवर्नर हुए रघुराम राजन को दिया जा चुका है, रघुराम राजन। 2023 में RBI के जो वर्तमान गवर्नर है उनको दिया गया है। 2023 में मतलब 23 में मतलब ये भारतीय को मिला है, इंडियन। तो वर्तमान में कौन है भाई ऐसे, और अगर पूछा जाए RBI जो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है,
तो 2023 में किसे दिया गया है। तो आप सबका आंसर का इंतजार रहेगा, जरा कमेंट कर दीजिएगा। सभी नहीं पता है थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, 2 बातें आप सब यहाँ से एक्स्ट्रा ही याद रख पाएंगे। ठीक है, पहले कौन हुए थे? सर ओसबॉर्न सभी से जो है ये सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और वर्तमान में आप सबको जो है आंसर करना है कौन है? शक्तिकांत दास आप सबके लिए जो है ऑप्शन रहने वाला है। शक्तिकांत दास नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से सही आंसर आपको मिला, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है उनको रेगुलेट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, क्या लिखता है? इन विच 5-year प्लान एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल बेस इन इंडिया? किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगों और औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया था? पंचवर्षीय योजना, देखिएगा पंचवर्षीय योजना से पहला पॉइंट आएगा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो है इसकी स्थापना कब होती है? फर्स्ट 5-year प्लान जो है ये कब आया था? फर्स्ट 5-year प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई है? सेकंड 5-year प्लान जो है ये कब की बात है? इसकी क्या खास बात रही? सेकंड 5-year प्लान। थर्ड 5-year प्लान की क्या बात है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब होती है? तो 15 मार्च 1950 को तो इसकी स्थापना होती है। 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी। और प्लानिंग कमीशन जो है इसको बंद कब कर दिया गया था? इसकी अनाउंसमेंट होती है प्रधानमंत्री लाल किले से 15 अगस्त 2014 को। इसके अनाउंसमेंट या इसको बंद करने की अनाउंसमेंट होती है। इसके जगह अब हम लोग पढ़ रहे हैं नीति आयोग। नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना अगर पूछे आप सबसे कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है ये। अंतिम पंचवर्षीय योजना अगर पूछे, लास्ट 5-year प्लान कौन सा था? लास्ट 5-year प्लान, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं 12th 5-year प्लान अंतिम था, जो कब से कब तक था? तो 2012 से लेके 2017 तक था। 2012 से 2017 तक अंतिम पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो आंसर होगा ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से आती है। कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1951, एंड स्वाभाविक 1951 से लेकर 1956 तक रहती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये कब अस्तित्व में आई थी भाई? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो सेकंड 5-year प्लान जो है ये 1956 से लेके 1961 तक रहा। ये किस मॉडल पर आधारित था? ये पीसी महालोनोबिस मॉडल पर, जिनको भारत में सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें सार्वजनिक उद्योग लगाए गए थे। क्या लगाए गए थे? इसमें सार्वजनिक उद्योग लगाए गए थे। सर जैसे कौन से उद्योग लगाए गए थे? इसमें सार्वजनिक उद्योग में आप कह सकते हैं राउर केरला का उद्योग लगाया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना इसमें की गई थी। तो इससे आप आइडिया लगाइएगा कि उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी इसमें। तो किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग या औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया था? तो दूसरा। पहले में कृषि पर विकास, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई तो कृषि का विकास हुआ, उद्योग पिछड़ गए। दूसरे में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई तो कृषि पीछे रही। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई इसमें कृषि और उद्योग दोनों को ही प्राथमिकता दी गई। कृषि और उद्योग दोनों ही। ठीक है भैया, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। 5-year प्लान पंचवर्षीय योजनाओं से पेपर में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। और जब 50 क्वेश्चन जीएस से दिल्ली पुलिस से एग्जाम में आ रहे हैं, जीडी कांस्टेबल में बहुत ज्यादा पूछे गए थे पंचवर्षीय योजनाओं पर, तो अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आप सबके लिए। दिल्ली पुलिस एग्जाम में भी संभावना है कि पंचवर्षीय योजनाओं पर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, अर्चना वांट्स टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया फ्रॉम हाउ मेनी मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन सी कंटेस्ट? अर्चना भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, वो अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है? अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है अर्चना, ये पूछा हुआ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जरा गेस करो, मुझे बताओ कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया है क्या। आपने देखा होगा मैक्सिमम, या फिर चुनाव लड़ते तो आपने सुना है राहुल गांधी भी लास्ट टाइम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े थे, प्रधानमंत्री भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े थे 2014 में। तो कई ऐसे, और विधानसभा, ये सभी प्रकार के। तो इसके लिए जो है भाई कितने चुनाव लड़ सकते हैं, इसका एक अधिनियम है, उसको ध्यान रख सकते हो, या जन प्रतिनिधि अधिनियम बोल देंगे। जन प्रतिनिधि या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम
ये एक्ट हो गया है। ये कब का है भाई मेरे? तो आंसर होगा 1951 मानते हैं, 1951 का। इसके बार बार अमेंडमेंट होता रहा। धारा 33(7) लिखते हैं, इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो है मैक्सिमम 2 निर्वाचन क्षेत्र जो है उनसे चुनाव लड़ सकता है, 2 से, और अगर वो दोनों से जीत जाता है तो वो किसी एक से इस्तीफा देगा, यानी एक से ही जो है वो निर्वाचित होकर आएगा सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, एक से ही। ठीक है भाई, ये भी एक पॉइंट ध्यान रख सकते हो। चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची के अनुसार अगर आप सबसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी आधिकारिक भाषाएं थी, तो आंसर कितना होगा? 14। उसके बाद फिर एक भाषा जोड़ी गई, उसके बाद फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, 1 और 3 कितनी होती है भाई मेरे? 4 भाषाएं फिर जोड़ी गई। टोटल अगर वर्तमान में पूछेगा तो कितनी हो गई है? 22। कैसे? एक पॉइंट याद करोगे यहां से कि एक जो जोड़ी गई थी इसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था 21वां। कौन सा? 21वां। जो 3 जोड़ी गई थी इसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था 71वां। 21 और 71 कितने होते हैं? जितने 1 और 3 मिलकर 4 बने, 21 और 71 कितने हो गए हैं? 92। तो यहाँ पे कौन सा संविधान का संशोधन हुआ था? तो ये 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत ये भाषाएं जोड़ी गई थी। अब पॉइंट आता है कि कौन सी भाषाएं ऐड की गई थी बाद में? तो 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी। 71वें संविधान संशोधन के तहत फिर कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन भाषाओं को जोड़ा गया। जबकि 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, एक है संथाली, एक है मैथाली, संथाली, मैथाली, बोडो, और इसे डो से पढ़ दो आगे, डोगरी। संथाली, मैथाली, बोडो और डोगरी, ये 4 भाषाएं बाद में जुड़ी गई, यानी 1, 3 और 4, 21, 71 और 92। तो टोटल भाषाएं पूछेगा तो कितनी है? 22 है। मूल संविधान में पूछेगा तो कितनी थी? 14। संविधान का संशोधन 21, 71 और 92, ध्यान रखना आप सबको। ठीक है भैया, तो आंसर क्या मार्क कर देंगे यहाँ से हम लोग? अपना ऑप्शन जो होगा भाई बी सही आंसर हो जाएगा। 92वें संविधान, 71वां और 21वें संविधान संशोधन के तहत बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई, जो 14 और 8 मिलकर कितनी हो गई है? टोटल मानक भाषाएं 22 हो गई हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास क्वेश्चन जरूर आपने देखा कि नंबर में कम है, लेकिन पूरे निचोड़ के साथ है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, और एक्सप्लेनेशन भी उन्हीं पॉइंट की गई है जो टीसीएस ने एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आप सबको लिए हेल्पफुल होगा, और आप सबने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।